स्टार प्लस की लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ाते हैं कहानी की ओर। आदिति और झनक के बीच खूनी खेल का शिकार कौन बनेगा। यह कहानी उस काली और तूफानी रात से शुरू होती है जब आसमान से बिजली की चक रिश्तों के टूटने का संकेत दे रही थी और आदिति के दिल में जलती नफरत की आग उसे अपनी मां अर्शी की परछाई में तब्दील कर चुकी थी। रिश्तों की मर्यादा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। आदिति, जो पहले तक अपनी मां अर्शी और पिता अनिरुद्ध की लाडली बेटी थी, अब खून के रास्ते पर चलने को तैयार हो चुकी थी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन अब झनक बन चुकी थी, जिसे उसने अपनी खुशियों के बीच दीवार की तरह खड़ा महसूस किया था। झनक, जो नूतन की आखिरी निशानी थी, जिसे खत्म करने का सपना अर्शी ने सालों पहले देखा था, अब वही अधूरा काम आदिति करने की ठान चुकी थी। शहर से दूर एक वीरान हवेली में आदिति की गाड़ी की रफ्तार उसकी बढ़ती हुई पागलपन की गवाही दे रही थी। गाड़ी के पिछली सीट पर बेसुध पड़ी झनक को आदिति ने धोखे से नशीली दवा देकर अगवा कर लिया था। आदिति के दिमाग में अपनी मां अर्शी की वह कड़वी बातें बार बार गूंज रही थी कि कैसे झनक की मां नूतन ने उनकी जिंदगी बर्बाद की थी और अब झनक उसकी गृहस्थी में जहर घोल रही थी। आदिति को इस बात का रत्ती भर भी मलाल नहीं था कि झनक कभी एसपी ऋषि की पत्नी रह चुकी है और आज भी ऋषि के दिल के किसी कोने में झनक के लिए एक खास जगह है जिसे आदिति कभी भी भर नहीं पाई। हवेली की जर्जर दीवारों से टकराती हवाएं जैसे मातम मना रही थी। आदिति ने झनक को घसीटते हुए उस धूल भरे हॉल के बीचों बीच लाकर पटक दिया। वह पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और उसके मन में नफरत का भूत सवार हो चुका था। झनक, जो अब तक बेहोश पड़ी थी, जैसे ही होश में आई, उसने खुद को लोहे की जंजीरों से बंधा पाया। सामने खड़ी आदिति को देखकर वह डर से कांपने लगी, क्योंकि उसे अब यह महसूस हो रहा था कि उसकी जान अब खतरे में है। आदिति ने झनक से कहा, तुम इस घर में कभी भी हमारे साथ नहीं रह सकती। ऋषि अब मेरा पति है और मेरी सास अर्शी और ससुर अनिरुद्ध मेरे परिवार का हिस्सा है। तुम कहीं की नहीं हो। झनक ने अपनी मां नूतन की तरह ही आत्मसम्मान को महसूस करते हुए आदिति को याद दिलाया कि खून के रिश्तों को बदला जा सकता है, पर रूह के रिश्ते कभी नहीं मिटाए जा सकते। वह कह रही थी कि उसका रिश्ता ऋषि से रूह का था और इसे कोई मौत भी नहीं मिटा सकती। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी ऋषि का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। उसे झनक का फोन न लगना और आदिति का अचानक गायब होना किसी बड़े तूफान की आहट की तरह महसूस हो रहा था। उसने तुरंत अपनी टीम को एक्टिव किया और आदिति की गाड़ी की लोकेशन ट्रेस करने के निर्देश दिए। अर्शी और अनिरुद्ध को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी आदिति इतनी बड़ी वारदात करने जा रही थी। अर्शी, जो हमेशा अपनी बेटी आदिति पर विश्वास करती आई थी, अब खामोशी से यह देख रही थी कि उसकी बेटी वही काम करने जा रही थी जो वह खुद कभी नहीं कर पाई। अनिरुद्ध परेशान था। उसे अपनी मृत प्रेमिका नूतन की याद आ रही थी और वह डर रहा था कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा ना दे। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयावह होता जा रहा था। आदिति ने पिस्तौल की नली झनक के माथे पर रख दी थी और उसकी आंखों में जलती हुई लालिमा यह बता रही थी कि अब वह कोई दया दिखाने वाली नहीं थी। झनक की आंखों में डर था, लेकिन उसे यह भी याद था कि रूह के रिश्ते कभी नहीं टूट सकते, चाहे जो भी हो। इस बीच एसपी ऋषि ने अपनी टीम को हवेली को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। उसने मेगाफोन के जरिए आदिति को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आदिति ने जैसे एक दिमागी संतुलन खो दिया था। उसे पुलिस का डर नहीं था, बल्कि वह यह चाहती थी कि ऋषि अपनी आंखों से देखे कि वह उसकी सबसे प्यारी चीज को उससे छीन लेगी। झनक ने जब ऋषि की आवाज सुनी तो उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जागी, लेकिन आदिति ने उसे बाल पकड़कर पीछे खींच लिया और कह दिया कि ऋषि की वर्दी भी उसे नहीं बचा पाएगी। हवेली की दीवारों में गूंज रही ऋषि की चेतावनी ने आदिति के कान के पर्दे फाड़ दिए थे, लेकिन वह अब यह चाहती थी कि झनक की मौत के बाद उसे हर किसी से बदला मिले। हवेली में आदिति का मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट चुका था और वह झनक को अपनी मां अर्शी की बातें याद करके लगातार उकसाती जा रही थी।
एसपी ऋषि की मेहनत भी अब बेकार हो चुकी थी, क्योंकि वह एक पुलिस अफसर नहीं बल्कि एक बेबस पति बन चुका था। उसने देखा कि आदिति का निशाना अब झनक के दिल पर था। यह वो लम्हा था जब अदिति ने अपनी मां अर्शी के दर्द और नफरत को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित कर लिया था। जैसे ही आदिति ने ट्रिगर दबाया, हवेली की छत का एक हिस्सा कमजोर हो गया और भारी मलबा झनक के पास गिरा। इससे झनक को अपने हाथों को छुड़ाने का एक मौका मिला। झनक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की और उसी पल आदिति की पिस्तौल जमीन पर गिर गई। झनक और आदिति के बीच संघर्ष बढ़ चुका था। ऋषि, जो पहले से ही एक मुश्किल में था, अब पूरी तरह से फंस चुका था। वह आदिति पर गोली नहीं चला सकता था, क्योंकि वह उसकी पत्नी थी और झनक के करीब होने की वजह से उसे निशाना चूकने का डर था। तभी आदिति ने एक धमाका किया और यह स्वीकार किया कि नूतन की मौत महज एक हादसा नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर उस रास्ते पर भेजा गया था जहां उसकी मौत इंतजार कर रही थी। इसके पीछे अनिरुद्ध और अर्शी का हाथ था। यह खुलासा झनक के लिए किसी शौक से कम नहीं था। उसे अब तक लगता था कि उसकी मां की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन यह तो एक सोची समझी साजिश थी। झनक की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि अब बदले की ज्वाला थी। उसने आदिति को धक्का देकर जंजीरों के साथ उसे फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब दोनों युवतियां एक दूसरे के खिलाफ घमासान लड़ रही थी। एक अपनी मां के कत्ल का बदला मांग रही थी और दूसरी अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रही थी। हवेली के भीतर उस घबराहट भरे माहौल में ऋषि अपनी रिवॉल्वर से आदिति के हाथ से कांच का वह नुकीला टुकड़ा उड़ा देने में कामयाब हो गया, जिससे झनक की जान बची। आदिति का खून अब बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा नहीं था, बल्कि एक और भी बढ़ी हुई दरिंदगी की झलक थी। उसके शरीर से खून की धार बह निकली और वह दर्द से कराहते हुए नीचे गिर गई। इस दौरान हवेली का मुख्य दरवाजा चरमरा कर टूट पड़ा और अनिरुद्ध तथा अर्शी भीतर दाखिल हुए। दोनों के चेहरों पर खौफ और साजिश के संकेत साफ थे। अनिरुद्ध ने अपनी बेटियों को इस हालत में देखकर घबराते हुए उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। अर्शी ने तुरंत ऋषि पर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस अफसर के सख्त रवैये ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया। ऋषि ने चीखते हुए कहा कि अब इस हवेली में कोई रिश्तेदार नहीं है, केवल मुजरिम और पुलिस है। सभी के सामने झनक ने खुलकर सवाल पूछा कि क्या वाकई उसकी मां नूतन की मौत एक साजिश थी? क्या अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था? अनिरुद्ध की खामोशी ने ही उसके सवाल का जवाब दे दिया। यह देखकर अर्शी ने झनक पर आरोप लगाना शुरू कर दिया और कहा कि वह हमेशा उनके परिवार के लिए दुर्भाग्य लेकर आई है। लेकिन झनक अब वही सहमी हुई लड़की नहीं थी। उसने गुस्से में आकर जंजीरों का टुकड़ा फर्श पर दे मारा और ऐलान किया कि अब या तो इस हवेली से सच बाहर आएगा या फिर सबका अंत यही होगा। आदिति, जो जमीन पर पड़ी थी, अचानक से अपनी पिस्तौल की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि ऋषि कुछ कर पाता, अर्शी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और आदिति को अपना काम पूरा करने के लिए छोड़ा। अर्शी का नफरत का स्तर अब इस हद तक बढ़ चुका था कि वह अपनी बेटी को एक कातिल बनते हुए देखने को तैयार थी। झनक और अनिरुद्ध के बीच एक भावुक कन्फ्रंटेशन शुरू हो चुका था। अनिरुद्ध ने अपने गुनाहों का इकबाल करते हुए बताया कि किस तरह अर्शी ने उसे ब्लैकमेल किया और समाज के डर से उसने नूतन को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। अनिरुद्ध का यह इकबाल झनक के लिए एक बड़ा आघात था, क्योंकि अब वह अपनी ममता को दफन कर चुकी थी और उसकी जगह एक प्रतिशोधी बेटी ने ले ली थी। तभी हवेली के एक कोने में एक और धमाका हुआ और छत का एक बड़ा हिस्सा ऋषि और अर्शी के बीच गिरा, जिससे दोनों अलग हो गए। धूल के गुबार में कोई कुछ भी देख नहीं पा रहा था, लेकिन आदिति की पागल हंसी गूंज रही थी। उसने पिस्तौल तान दी थी, लेकिन इस बार निशाना झनक पर नहीं, बल्कि खुद ऋषि पर था। आदिति चिल्ला रही थी कि अगर वह उसका नहीं हो सकता तो वह उसे किसी और का भी नहीं होने देगी। ऋषि, जो धूल के कारण अंधा हो चुका था, केवल आदिति की आवाज को सुनकर अपनी गन तान रहा था। लेकिन इससे पहले कि आदिति ट्रिगर दबा पाती, झनक ने ऋषि और आदिति के बीच छलांग लगाई। एक गोली चली और उसकी गूंज ने हवेली के पूरे वातावरण को हिला दिया।
सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। अनिरुद्ध की चीखें गूंज रही थी और अर्शी का चेहरा पत्थर की मूरत बन चुका था। अब यह साफ हो गया था कि झनक ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी और इस बार उस गोली से उसकी जान नहीं बल्कि अनिरुद्ध की जान बची थी। अनिरुद्ध ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी बेटी को बचाया, लेकिन वह इस घड़ी में अपनी गलतियों का प्रायश्चित भी कर रहा था। झनक ने अपने पिता का हाथ थाम लिया और उसी पल ऋषि ने आदिति को हथकड़ी पहना दी। अर्शी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन वह अब भी अपनी मुस्कान के साथ किसी चौंकाने वाले पत्ते का इंतजार कर रही थी। आदिति ने हथकड़ी में होने के बावजूद ऋषि के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि नूतन की मौत का असली राज अभी भी हवेली के तहखाने में दफन है। ऋषि को यह समझते देर नहीं लगी कि यह साजिश जितनी गहरी दिखती है उतनी ही काली भी है। उसने तुरंत बैकअप टीम को अंदर बुलाया और अनिरुद्ध को अस्पताल ले जाने के निर्देश दिए। झनक ने अपने पिता से वादा किया कि वह अपनी मां को इंसाफ दिलाकर रहेगी। अर्शी को अब यह भी समझ आ गया था कि उसके सारे हथकंडे और साजिशें अब खत्म हो चुकी थी। पुलिस के दबाव में उसे पूरी तरह से हार माननी पड़ी। उस पुराने अस्पताल की मेडिकल फाइल से यह सच्चाई सामने आई कि अर्शी ने आदिति और झनक के बारे में एक बड़ा झूठ छिपाया था। सीरियल अड्डा के इस अगले मोड़ में अब ऋषि को एक पुरानी मेडिकल फाइल मिली, जिसमें उस अस्पताल में आग लगने के दौरान बच्चों की पहचान के साथ खेल हुआ था। यह फाइल पूरी कहानी का रुख बदलने वाली थी। ऋषि को यह जानकारी मिली कि आदिति दरअसल नूतन और अनिरुद्ध की असली संतान थी, जिसे अर्शी ने अपनी मृत बेटी की जगह बदल दिया था। इस खुलासे ने आदिति को पूरी तरह से झकझोर दिया। उसे यह समझ में आ गया कि वह वही लड़की है जिसे उसने नफरत की थी। अर्शी का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था, क्योंकि उसका पूरा जीवन अब एक कागज के टुकड़े ने तबाह कर दिया था। ऋषि ने अर्शी को अदालत में पेश करते हुए उसे उसकी सजा दिलवाई। अर्शी को उम्र भर की सजा और आदिति को सुधार गृह भेजा गया। झनक ने अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरी गरिमा के साथ किया और उसकी सारी संपत्ति को नूतन के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट में बदल दिया। इस अंत में झनक ने अपने आत्मसम्मान को वापस पाया और अब वह केवल एक पीड़ित लड़की नहीं बल्कि एक सशक्त महिला बन चुकी थी। ऋषि और झनक एक बार फिर उस मंदिर की सीढ़ियों पर मिले जहां से उनका सफर शुरू हुआ था, लेकिन इस बार समाज का डर नहीं था बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और न्याय की जीत का गर्व था। यह कहानी एक नए मोड़ पर खत्म होती है, जब ऋषि ने एक बार फिर साबित कर दिया कि परिवार से बड़ा उसका कर्तव्य है।